हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डीकोड करने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम्स और मोबाइल डिवाइसेस के अंदर की उस अद्भुत दुनिया को जिसे अक्सर बस एक रहस्यमय मशीन मानकर छोड़ दिया जाता है। आज हम इस पूरी एनाटॉमी का ऑपरेशन करेंगे, वो भी बिल्कुल गहराई से। हम सब रोजाना डिजिटल स्क्रीन्स और कीबोर्ड से घिरे रहते हैं, लेकिन क्या कभी दिमाग में ये ख्याल आया है कि इस ब्लैक बॉक्स के अंदर आखिर चल क्या रहा है? बाहर से बिल्कुल शांत दिखने वाली इन डिवाइसेस के अंदर डेटा की एक पूरी दुनिया किस तरह से दौड़ रही है, ये समझना सच में बेहद दिलचस्प है। तो चलिए सतह के नीचे छिपे इसी रहस्य को उजागर करते हैं। तो आज के हमारे सेशन का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटिंग। दूसरा, इनसाइड द डिजिटल ब्रेन। तीसरा, द मेमोरी हायरार्की। चौथा, एनाटॉमी ऑफ मोबाइल सिस्टम्स। और पांचवा, ब्रीदिंग लाइफ थ्रू सॉफ्टवेयर। कुल मिलाकर हम हार्डवेयर की बॉडी से लेकर सॉफ्टवेयर के माइंड तक का पूरा सफर तय करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटिंग। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को ना एक बहुत ही स्मार्ट, वेल ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री की तरह इमेजिन कीजिए, जो इन 5 मेन पिलर्स पर खड़ी है। इनपुट यूनिट का काम है हमारी कमांड्स को उस बाइनरी भाषा में बदलना जिससे मशीन समझ सके। फिर बीच में बैठा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, जो उस डेटा को प्रोसेस करता है। इसके बाद आउटपुट यूनिट उस प्रोसेस हुए डेटा को वापस इंसानों के समझने लायक रूप में स्क्रीन पर ले आता है। और इस पूरी भागदौड़ के दौरान प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डेटा को सेफ रखने का काम करते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इनसाइड द डिजिटल ब्रेन। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये मशीन का महज कोई पुर्जा नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये असली बॉस है। यही वो दिमाग है जो हर एक डेटा प्रोसेसिंग को गाइड करता है, कंट्रोल करता है और पूरे हार्डवेयर का तालमेल बिठाता है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि सीपीयू अंदर से कोई एक सॉलिड ब्लॉक नहीं है। ये खुद एक बहुत ही इंट्रिकेट सिस्टम है जिसके मेनली 3 सब पार्ट्स होते हैं: अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी एएलयू, कंट्रोल यूनिट यानी सीयू और रजिस्टर्स। यहाँ असली मैजिक इन तीनों के बीच का तालमेल है। देखिए, एएलयू वो मजदूर है जो सारा भारी भरकम गणित और लॉजिक संभालता है। वहीं दूसरी तरफ कंट्रोल यूनिट सीयू बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करता है, जो पूरे डेटा फ्लो को सुपरवाइज करता है। और रजिस्टर्स वो छोटी छोटी जेबें हैं जो इस सुपरफास्ट प्रोसेसिंग के दौरान जरूरी डेटा को कुछ पलों के लिए होल्ड करके रखती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की ओर, द मेमोरी हायरार्की। अब बिना सही मेमोरी के सबसे तेज दिमाग भी किस काम का? यहाँ कंप्यूटर की 2 सबसे मेन मेमोरीज को समझना जरूरी है। रैम कंप्यूटर की वर्किंग डेस्क है। यहाँ डेटा को पढ़ा और लिखा दोनों जा सकता है, लेकिन ये वोलेटाइल होती है, यानी पावर ऑफ डेटा गायब। इसके ठीक उलट रोम नॉन वोलेटाइल है। इसमें रखे इंस्ट्रक्शंस हमेशा के लिए परमानेंट होते हैं, लेकिन इसे जनरली सिर्फ पढ़ा जा सकता है। यहीं पर एक बड़ी ही कमाल की हिस्टोरिकल बात सामने आती है। आज तो हम सेकंड्स में गीगाबाइट्स डेटा डिलीट कर देते हैं, लेकिन पुराने रोम चिप्स में, जैसे कि यूवी ईपी रोम में, डेटा को मिटाने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल करना पड़ता था। और पता है, सिर्फ डेटा इरेज करने के इस प्रोसेस में ही 20 मिनट तक का टाइम लग जाता था। है ना क्रेजी? अब ये सारा डेटा आखिर नापा कैसे जाता है? मशीन के अंदर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाते हैं, और फिर यहीं से सारा गणित आगे बढ़ता है। 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट यानी केबी बनाते हैं, और ये सिलसिला मेगाबाइट, गीगाबाइट से होते हुए टेराबाइट तक पहुंचता है, जो कि हमारे आज के बड़े हार्ड ड्राइव्स का स्टैंडर्ड पैमाना है। इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी के बीच का ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इंटरनल मेमोरी यानी हमारा तुरंत काम करने वाला वॉलेटाइल डेस्क, जहां रैम काम करता है। वहीं एक्सटर्नल मेमोरी हमारी परमानेंट फाइलिंग कैबिनेट की तरह है, जैसे कि फ्लैश ड्राइव्स। ये डिवाइसेस रैम की उस भूलने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और डेटा को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देते हैं। अब आते हैं सबसे फैसिनेटिंग चौथे टॉपिक पर, एनाटॉमी ऑफ मोबाइल सिस्टम्स। जरा सोचिए, एक पूरे डेस्कटॉप कंप्यूटर के इस विशाल स्ट्रक्चर को सिकोड़कर अगर हमारी जेब में फिट कर दिया जाए तो क्या होगा? एक स्मार्टफोन के अंदर भी बिल्कुल किसी बड़े कंप्यूटर जैसा ही हार्डवेयर मौजूद है। इसका अपना मोबाइल सीपीयू है, रैम है, रोम है, कैमरा सबसिस्टम है, डिस्प्ले यूनिट है, और इन सबको जिंदा रखने के लिए एक पावर मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे हम बैटरी कहते हैं। और ये मोबाइल सीपीयू सच में एक अल्टीमेट मल्टीटास्कर है।
इसके अंदर एक कम्युनिकेशंस यूनिट होती है जिसका इकलौता काम रेडियो सिग्नल्स और कॉल्स को हैंडल करना है। वहीं दूसरी तरफ एप्लीकेशंस प्रोसेसिंग यूनिट यानी एपीयू होती है, जो बैकग्राउंड में कॉम्प्लेक्स ऐप्स से लेकर हेवी गेम्स तक सब कुछ बड़ी ही स्मूथली चलाती है। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, ब्रीदिंग लाइफ थ्रू सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर चाहे कितना भी पावरफुल क्यों न हो, असल में वो सिर्फ प्लास्टिक, सिलिकॉन और मेटल का एक डेड स्ट्रक्चर है। इसे असली लाइफ सॉफ्टवेयर से ही मिलती है। मशीन को क्या करना है, ये बताने के लिए सॉफ्टवेयर को 2 बड़ी कैटेगरीज में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन दोनों का पर्पस बिल्कुल अलग है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लीजिए विंडोज 10, मशीन के अंदरूनी ऑपरेशंस को पर्दे के पीछे से कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो फ्रंट फेसिंग टूल्स हैं जिनसे रोजमर्रा के काम होते हैं, जैसे कि कोई वर्ड प्रोसेसर जिसे हम सभी इस्तेमाल करते हैं। अब इस कोड को मशीन की बाइनरी भाषा में बदलने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर्स काम आते हैं, जो 2 तरीके से काम करते हैं। कंपाइलर पूरे कोड को एक ही झटके में कन्वर्ट कर देता है और आखिर में एरर्स की एक लिस्ट थमा देता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है और जहां भी कोई गलती मिले वो तुरंत वहीं ब्रेक लगा देता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर भी एक बहुत ही काम की कैटेगरी होती है, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। इन्हें हम डिजिटल हाउसकीपर्स बोल सकते हैं। एंटीवायरस, डिस्क डीफ्रैगमेंटर्स और बैकअप यूटिलिटीज जैसे ये प्रोग्राम्स हमेशा ये श्योर करते हैं कि मशीन बिना किसी रुकावट के अपनी टॉप परफॉर्मेंस देती रहे। आजकल जो हम इतनी तेजी से नए सॉफ्टवेयर्स बनते देखते हैं ना, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज को जाता है। नमपाई, साइपाई और पांडास जैसी लाइब्रेरीज पहले से लिखा और टेस्ट किया हुआ कोड प्रोवाइड करती हैं। एक्चुअली इससे डेवलपर्स को हर एक चीज स्क्रैच से नहीं लिखनी पड़ती और उनका बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो जैसे जैसे हार्डवेयर लगातार छोटा होता जा रहा है और सॉफ्टवेयर दिन ब दिन और भी ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है, हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। इन डिजिटल मशीन्स की एनाटॉमी का अगला पड़ाव क्या होगा? हमारे हाथों में जो ये इनविजिबल कॉम्प्लेक्सिटी से भरी दुनिया मौजूद है, वो भविष्य में क्या रूप लेगी? इस एक सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रैप अप करते हैं। इस डीप डाइव में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।